कहानी की शुरुआत होती है एक स्नाइपर से। ये कोई मामूली स्नाइपर नहीं है, इसका नाम है हेनरी। हेनरी आज एक आदमी को मारने वाला है जो कि पूरे 2 किलोमीटर दूर एक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ है। हेनरी की मदद के लिए उसका एक दोस्त भी उस ट्रेन में बैठा हुआ है ताकि निशाना एकदम सटीक लगे। अब यहाँ पर हेनरी को चलती हुई ट्रेन में उस आदमी को मारना था, वो भी 2 किलोमीटर दूर से। इसलिए वो पूरी कैलकुलेशन करके अपना निशाना सेट कर देता है। अब हेनरी का दोस्त उसे सिग्नल दे देता है। अब हेनरी गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी उस आदमी के सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। तभी हेनरी का दोस्त हेनरी को गोली चलाने से रोक लेता है। अब थोड़ी देर बाद वो बच्ची वहाँ से हट जाती है। तब हेनरी का दोस्त हेनरी को एक बार फिर से सिग्नल दे देता है। हेनरी भी एक बार फिर से कैलकुलेशन करके अपना निशाना सेट करके गोली चला देता है और हैरानी की बात है कि ये गोली सीधा जाकर उसी आदमी को लगती है और वो आदमी मारा जाता है। और इस तरीके से फाइनली हेनरी अपना एक मिशन कंप्लीट कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है। वो कुछ सोच रहा होता है। दरअसल हेनरी अब 51 साल का हो चुका है। वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। हेनरी कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक एजेंसी में काम करता है। एजेंसी वालों के कहने पर वो सिर्फ क्रिमिनल और गुंडे मवालियों को मारता है। आज तक उसने अपने स्नाइपर से बहुत सारे लोगों को मारा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था। इसलिए अब वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था, वो रिटायर होना चाहता था। इसलिए अब अगले दिन हेनरी अपने बॉस के पास पहुंच जाता है और उनसे अपनी रिटायरमेंट को लेकर बात करता है। लेकिन उसका बॉस उसे बोलता है कि अभी तो मुझे बहुत सारे लोगों को मरवाना है, तुम अभी रिटायर नहीं हो सकते। लेकिन हेनरी को उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा आ जाता है और हेनरी खुद से ही अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर यही हेनरी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि एजेंसी वाले हेनरी के पीछे अपने जासूस लगा देते हैं। अब हेनरी जैसे ही रिटायर होता है, उसे उसका एक दोस्त जो कि पहले उसी के साथ काम करता था, लेकिन वो उससे पहले रिटायर हो चुका था, वो हेनरी को अपनी बोट पर मिलने के लिए बुलाता है। तब हेनरी वहाँ के बोट स्टेशन से एक बोट रेंट पर लेकर अपने दोस्त को मिलने के लिए चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त की यॉट पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका दोस्त उसे बताता है कि तुमने कल जिस आदमी को मारा था वो बेकसूर था। हेनरी पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसका दोस्त झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उसका दोस्त उसे उस आदमी की डिटेल्स दिखाता है, तब हेनरी को यकीन हो जाता है कि उसने जिस आदमी को मारा है वो बेकसूर था, वो एक साइंटिस्ट था, ना कि कोई क्रिमिनल। अब यहाँ पर हेनरी को इस बात की इतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो आए दिन लोगों को मारता रहता था। लेकिन हेनरी सोच में पड़ जाता है कि एजेंसी वालों ने इस बेकसूर साइंटिस्ट को क्यों मरवाया था। अब हेनरी अपने दोस्त को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी वो आसमान में एक ड्रोन को देखता है। हेनरी उस ड्रोन को देखते ही पहचान लेता है कि वो ड्रोन एजेंसी वालों का है। तब हेनरी को थोड़ा शक होता है, लेकिन हेनरी उस ड्रोन को नजरअंदाज कर वहाँ से निकल जाता है। अब हेनरी जैसे ही अपनी बोट में जाता है, उसे वहाँ से एक माइक्रोफोन मिलता है। इसका मतलब है कि इन दोनों की बातें कोई सुन रहा था। तब हेनरी को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि एजेंसी वाले उस पर नजर रख रहे हैं। हेनरी उस माइक को लेकर सीधा उस लड़की के पास पहुंच जाता है जिसने उसे उस बोट की चाबी दी थी। दरअसल दोस्तों, ये लड़की एजेंसी की एक खुफिया जासूस है, जिसको कि एजेंसी वालों ने हेनरी पर नजर रखने के लिए बोला था। इसका मतलब है कि ये माइक्रोफोन भी इसी लड़की ने उस बोट में लगाया था। लेकिन जब हेनरी उस लड़की को इस माइक्रोफोन के बारे में पूछता है, तो वो बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हेनरी को पता चल जाता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। अब हेनरी उस लड़की को रात को डिनर पर बुलाता है। वो लड़की भी उसकी बात मान जाती है और अब शाम को हेनरी उस लड़की को किसी तरीके से अपनी चाल में फंसा लेता है और फाइनली ये कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की एजेंसी वालों के लिए काम करती है। अब यहाँ पर वो लड़की हेनरी को बताती है कि मुझे सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए बोला गया है, वो लोग तुम पर नजर क्यों रख रहे हैं वो उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद हेनरी भी उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करता है। अब बहुत रात हो चुकी थी, तो हेनरी उसे उसके घर पर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ हेनरी के उस दोस्त को एजेंसी वालों द्वारा मरवा दिया जाता है। अब हमें एजेंसी वालों को दिखाया जाता है। इसका नाम है काल्म। काल्म वहाँ पर एजेंसी के हेड से बात कर रहा था। दरअसल वो हेनरी को मारना चाहता था। आपको लग रहा होगा कि एजेंसी वाले हेनरी को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका था, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल बहुत सालों पहले एजेंसी वालों ने हेनरी के डीएनए से एक एक्सपेरिमेंट किया था और आज फाइनली एजेंसी वालों ने हेनरी के डीएनए से एक ऐसी चीज बना ली थी जो कि हेनरी से जुड़ी हुई थी, लेकिन हेनरी को इस बारे में पता नहीं था। अब यहाँ पर हेनरी को उस बारे में पता चल गया तो हेनरी उस चीज को खत्म कर देगा, क्योंकि वो चीज बहुत पावरफुल है और इलीगल तरीके से बनाई गई है। लेकिन एजेंसी वाले उस चीज को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो हेनरी को मार देना चाहते हैं। अब रात को हेनरी सो रहा होता है, तभी अचानक से उसके फोन पर एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। दरअसल हेनरी ने अपने घर के आसपास एक रडार सिस्टम लगा रखा था, जिससे कोई भी इंसान उसके घर के आसपास आता तो उसके फोन में ये अलार्म बजने लगता। ये अलार्म बज रहा है, इसका मतलब है कि कोई इंसान उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, एजेंसी वालों ने हेनरी को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। हेनरी को भी इस बात का अंदाजा लग जाता है और
और वो अपने कुछ जरूरी हथियार लेकर अपने बेसमेंट के रास्ते से वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हेनरी को लगता है कि इन गुंडों को उस लड़की ने भेजा था, इसलिए वो सीधा उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि इस लड़के को उस बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कि उस लड़की ने उस गुंडों को नहीं भेजा था। दूसरी तरफ वो गुंडे हेनरी का पीछा करते करते वहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। अब वो गुंडे हेनरी के साथ साथ उस लड़की पर भी हमला कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब इस लड़की की जान भी खतरे में है। अब यहाँ पर हमारा हेनरी फाइटिंग वाइटिंग के मामले में पहले से ही खिलाड़ी रह चुका था, इसलिए वो उन गुंडों में से 3-4 को तो यूं ही निपटा देता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है लड़की की। लड़की को एक गुंडा दबोच लेता है, लेकिन तब वो लड़की भी अपनी पूरी जान लगा देती है और किसी तरीके से अपना दिमाग लगाकर उस गुंडे को मार देती है। अब हेनरी के लिए यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था। वो यहाँ से भागने का सोचता है। वो उस लड़की से एक पावरफुल बोर्ड की चाबी मांगता है, लेकिन वो लड़की उसे बोलती है कि मैं तुम्हें चाबी दे दूंगी अगर तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। हेनरी उसकी बात मान जाता है। दरअसल दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़की की जान भी खतरे में थी, इसलिए वो हेनरी के साथ जाना चाहती थी। अब ये दोनों वहाँ से बोट लेकर निकल जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं कोलंबिया। ये लोग पहुंच जाते हैं हेनरी के दोस्त बॉरन के पास। अब यहाँ पर हेनरी का दोस्त एक ऐसे साइंटिस्ट को जानता था जो कि सालों पहले उस एक्सपेरिमेंट में जुड़ा था, लेकिन एजेंसी वालों ने किसी कारण से उसे निकाल दिया था। वो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता था। दरअसल दोस्तों अब यहाँ पर हेनरी को भी पता चल गया था कि एजेंसी वाले उस एक्सपेरिमेंट की वजह से इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हेनरी ये नहीं जानता था कि उस एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने कौन सी चीज बनाई है। अब ये लोग अगले दिन उस साइंटिस्ट से मिलने जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो इसी शहर में रहता था। लेकिन अगले सुबह पता नहीं कैसे हेनरी जब उठता है तब उसे अपने खिड़की के पास एक स्नाइपर दिखाई देता है। हेनरी उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो उसे ही मारने आया है। अब यहाँ पर हेनरी ने अपना फोन और तो और उस लड़की का फोन भी समंदर में फेंक दिया था। तो यहाँ पर सवाल आता है कि एजेंसी वालों को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कैसे चला। अब यहाँ पर हेनरी अपनी स्नाइपर लेकर अपने कमरे से बाहर आता है, लेकिन तभी अचानक से वो स्नाइपर उसे देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। हेनरी किसी तरीके से वहाँ से बच जाता है, लेकिन वो स्नाइपर लगातार हेनरी पर गोली बरसाने लगता है। अब यहाँ पर वो स्नाइपर हेनरी से भी बहुत ज्यादा तेज लग रहा था। उसका निशाना एकदम परफेक्ट था। एक बार तो हेनरी उसके निशाने से बाल बाल बच जाता है। अब थोड़ी देर बाद किस्मत से वो स्नाइपर हेनरी के निशाने पर आ जाता है। हेनरी उस पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी हेनरी कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उस स्नाइपर का चेहरा हूबहू उसी के जैसा है। अब यहाँ पर हेनरी को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे वो उस स्नाइपर पर गोली भी नहीं चला पाता है। इस चक्कर में वो स्नाइपर उसे देख लेता है और वो हेनरी पर गोली चला देता है, लेकिन हेनरी किसी तरीके से बचकर वहाँ से एक बाइक लेकर निकल जाता है। वो स्नाइपर भी एक बाइक लेकर हेनरी के पीछे पड़ जाता है। वो लोग पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हेनरी पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। और तभी पुलिस को देखकर वो स्नाइपर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हेनरी का दोस्त और वो लड़की वहाँ पर आ जाते हैं। अब हेनरी का दोस्त हेनरी को पुलिस वालों से छुड़ा देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी अपने दोस्त के घर पर होता है। वो बहुत टेंशन में लग रहा था। वो इन लोगों को बोल रहा था कि वो इंसान कौन था। वो हूबहू मेरे जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है। मैंने तो आज तक शादी भी नहीं की। दूसरी तरफ हमें उस स्नाइपर को दिखाया जाता है जो कि हेनरी की तरह ही सदमे में डूबा हुआ था। तब हमें वहाँ पर काल्म को दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि हेनरी को मारने के लिए इस स्नाइपर को काल्म नहीं भेजा था। ये स्नाइपर क्लाउन से पूछता है कि वो आदमी हूबहू मेरे जैसा कैसे दिखाई दे रहा था। तब काल्म उसे बोलता है कि ये बस एक इत्तेफाक है। दूसरी तरफ इस लड़की को हेनरी की बात सुनकर थोड़ा शक होता है। तब वो चालाकी से हेनरी का डीएनए ले लेती है और उसे उस एक्सीडेंट वाली जगह पर से स्नाइपर की टोपी मिल गई थी जो कि वहाँ पर गिर गई थी। उस टोपी में से उसे उस स्नाइपर का एक बाल मिल गया था। उस बाल की मदद से उसे उस स्नाइपर का भी डीएनए मिल जाता है। मतलब कि अब इस लड़की के पास इन दोनों का डीएनए था। उस डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि ये डीएनए अलग अलग इंसान का नहीं है, ये किसी एक ही इंसान का डीएनए है। मतलब कि उस स्नाइपर के शरीर में भी हेनरी के जैसा ही खून दौड़ रहा है। तब इन लोगों को थोड़ा बहुत खेल समझ में आने लगता है। अब ये लोग रात को उस साइंटिस्ट से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो साइंटिस्ट इनको बताता है कि सालों पहले उस एक्सपेरिमेंट से एजेंसी वालों ने एक ऐसी मशीन बना ली थी जिससे कि वो लोग किसी भी इंसान का क्लोन बना सकते थे। यानी कि एक ऐसा क्लोन जो कि सालों तक जिंदा रह सकता हो, कभी बूढ़ा नहीं होता और उसे कभी दर्द नहीं होता। इसका मतलब है कि सालों पहले उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब हेनरी बेहोश था तब चालाकी से एजेंसी वालों ने उसका डीएनए ले लिया था और उस डीएनए की मदद से उन लोगों ने हेनरी का क्लोन बना लिया था जो कि हूबहू उसी के जैसा दिख रहा था। अब यहाँ पर हेनरी एक लाजवाब स्नाइपर था। वो बहुत बेहतरीन था। एजेंसी में उसके जैसा कोई भी नहीं था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजेंसी वालों ने सालों पहले ही निकाल लिया था। उन लोगों ने सालों पहले ही हेनरी के डीएनए का यूज करके एक दूसरा हेनरी बना लिया था जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल और बेहतरीन था। अब वो लोग उस साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाते हैं और अब अगले दिन ये लोग एजेंसी के हेड को फोन कर अपनी लोकेशन बता देते हैं। दरअसल वो लोग उस स्नाइपर को पकड़ना चाहते थे। अब एजेंसी वाले उस स्नाइपर को तुरंत ही उनकी भेजी हुई लोकेशन पर भेज देते हैं। वो स्नाइपर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ये लड़की कहीं भाग न जाए
है, इसलिए उसे एक कमरे में बंद करने के लिए वो उसे ले जाता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेनरी आ जाता है और उस स्नाइपर पर टूट पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि हेनरी के इस क्लोन का नाम जूनियर है। अब थोड़ी देर बाद हेनरी जूनियर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब हेनरी उसे बोलता है कि तुम बस एक एक्सपेरिमेंट हो, तुम्हें लैब में बनाया गया है और वो भी मेरे डीएनए से, जिस वजह से तुम हूबहू मेरे जैसे दिखते हो। तब जूनियर थोड़ी देर के लिए उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और थोड़ी देर बाद फिर से इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो लोग पानी में गिर जाते हैं। तब वो लड़की जूनियर पर गोली चला देती है, इस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। अब जूनियर सीधा अपने पिता के पास पहुँच जाता है और वो उनको सारी बात बताता है। वो उससे पूछता है कि वो आदमी हूबहू मेरे जैसा कैसे दिखता है। वो बोल रहा था कि मुझे लैब में बनाया गया है, लेकिन उसका पिता यानी कि काल मुझसे बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन यहाँ पर अभी भी जूनियर के मन में बहुत सारे सवाल थे। दूसरी तरफ हेनरी, वो लड़की और उसका दोस्त जॉर्जिया पहुंच जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो जूनियर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। अब वो अचानक से हेनरी पर एक केमिकल वाला इंजेक्शन फायर कर देता है, जिस वजह से हेनरी तड़पने लगता है। अब वो हेनरी के पास आता है। अब हेनरी को तड़पते हुए देख उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उसे उस पर दया आने लगती है, क्योंकि उसके शरीर में भी हेनरी का ही खून दौड़ रहा था, इसलिए वो उसका दर्द महसूस कर पा रहा था। इसलिए थोड़ी देर बाद वो हेनरी को उस केमिकल का एंटीडोट पिला देता है, जिससे थोड़ी देर बाद हेनरी ठीक हो जाता है। और अब ये लोग जूनियर को पूछते हैं कि तुम्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कैसे चलता है, हम लोग जहाँ जाते हैं तुम वहाँ पर कैसे पहुँच जाते हो। तब जूनियर हेनरी के हाथ पर एक कट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन जूनियर उसे बोलता है कि मुझ पर विश्वास रखो। तब सबके समझाने के बाद हेनरी मान जाता है। तब जूनियर हेनरी के शरीर में से एक चिप निकालता है। दरअसल सालों पहले एजेंसी वालों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान हेनरी के शरीर में एक चिप फिट कर दी थी। उसी चिप की मदद से वो लोग हमेशा हेनरी की लोकेशन को ट्रैक करते रहते थे। अब यहाँ पर ये लोग हेनरी को बताते हैं कि कैसे क्लेम ने उसे एक्सपेरिमेंट से बनाया है, उसे बताते हैं कि कैसे उसे एक मशीन के द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पर जूनियर को सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जूनियर पूरी तरीके से टूट जाता है। अब ये लोग क्लेम को मारना चाहते थे, इसलिए वो लोग जूनियर की मदद मांगते हैं। जूनियर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जूनियर इन लोगों को अपनी गाड़ी में क्लेम के अड्डे पर ले जाने का डिसाइड करता है। ये लोग जब जा रहे थे तब हेनरी देखता है कि जूनियर बहुत ज्यादा टेंशन में और उदास दिख रहा था। उसे टेंशन था कि उसके पिता यानी कि क्लेम के मरने के बाद उसका क्या होगा, क्योंकि क्लेम ने ही उसे बनाया था। वो सिर्फ क्लेम की ही बात मानता था, उसे जिंदगी में क्या करना है वो उसे क्लेम ही बताता था। लेकिन तब हेनरी उसे बोलता है कि बस इतनी सी बात, मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ कि आज तक तुमने जितने भी लोगों को मारा है, उनको मारने के बाद तुम्हें आज तक खुशी नहीं मिली होगी, तुम्हें शांति नहीं मिली होगी। लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे काम है जिसे कर कर तुम्हें खुशी भी मिलेगी और शांति भी मिलेगी। और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे शरीर में भी बहुत ताकत है, तुम इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तब जूनियर हेनरी की बात सुनकर एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है। अब ये लोग जैसे ही क्लेम के अड्डे पर पहुंचते हैं, वहाँ पर क्लेम का एक आदमी इन लोगों की कार पर मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन ये लोग कार में से कूद जाते हैं और बच जाते हैं। क्लेम के आदमी उस लड़की और हेनरी के पीछे पड़ जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद जूनियर और क्लेम आमने सामने आ जाते हैं। तब क्लेम जूनियर को बोलता है कि बेटा हेनरी को मार दो, लेकिन जूनियर उसे साफ साफ मना कर देता। तब क्लेम को गुस्सा आ जाता है और वो जूनियर को मारने लगता है और वो जूनियर का गला दबोच लेता है। तब जूनियर का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वो क्लेम को ही अपना पिता मानता था और आज वही उसको मारने की कोशिश कर रहा है। अब जूनियर क्लेम के सिर पर जोर से मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और हेनरी और उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। और अब थोड़ी देर बाद हेनरी और जूनियर मिलकर क्लेम की सारी आर्मी को निपटा देते हैं। थोड़ी देर बाद क्लेम होश में आ जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन तब जूनियर गुस्से में उसे गोली मार देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूनियर कॉलेज में जा रहा है। दरअसल हेनरी ने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। थोड़ी देर बाद ये दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल हेनरी जूनियर का पासपोर्ट और उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा के लाया था, वो उसे दे देता है। तब जूनियर उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ पर जूनियर हेनरी को ही अपना पिता मानता है, क्योंकि एक तरह से जूनियर हेनरी का ही बेटा है, क्योंकि वो उसी के खून से बना है। और इस तरीके से ये तीनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या फायदा अगर उससे आपको कुछ सीखने को ना मिले। ये कहानी हमें सिखाती है कि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। आपको लग रहा होगा कि जूनियर को क्लेम ने बनाया था, लेकिन इस दुनिया में ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जूनियर का इस दुनिया में आना वो भी ऊपर वाले की ही मर्जी। ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। हमें कई बार लगता है कि आगे जिंदगी में क्या करेंगे, हम कुछ सोच नहीं पाते, कोई प्लान नहीं बना पाते हैं। तब हमें पता होना चाहिए कि ऊपर वाले के प्लान हमारे प्लान से कई गुना ज्यादा बेहतर होते हैं। उसने हमारे लिए पहले से ही कुछ सोच रखा है। दोस्तों, प्रयास करते रहें, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई बेहतरीन कहानी के साथ।